नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार हर कोशिश के बावजूद, हर दांव पेच के बावजूद गुजरात लॉबी राहुल गांधी को जेल नहीं भेज पाई। तो क्या इस बार राहुल को जेल भेजने के लिए बेहद गहरी साजिश रची जा रही है? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी और शाह ने 4 जून के बाद पहली बार ईडी का बटन दबा दिया, ईडी को फिर से हरकत में ला खड़ा किया है। और ईडी के निशाने पे इस बार नंबर 1 टारगेट इस देश का नेता विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है। Enforcement Directorate raid is being planned against him. ये इंदिरा गांधी का पोता है, न इसे डरा सकते हो, ना इसे परेशान कर सकते हो, ना झुका सकते हो। डर नाम की चीज राहुल गांधी के भीतर नहीं है। जो कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, मैं इतना कह सकता हूँ। अब गुजरात लॉबी के इस बड़े खेल को, चौंकाने वाले खेल को खुद राहुल गांधी ने बेपर्दा किया है। इस खेल का पर्दाफाश राहुल गांधी ने खुद किया है। उन्होंने कहा है कि ईडी से उन्हें जानकारी मिली है कि उनके घर पर रेड पड़ने जा रही है। और उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि मोदी और शाह, जब से मैंने चक्रव्यूह वाला भाषण दिया संसद के अंदर, जहां पर मैंने मोदी और शाह और अजीत डोभाल और मोहन भागवत और अडानी और अंबानी, इनको एक्सपोज किया था, उससे कहीं ना कहीं मोदी और शाह बेहद नाराज हैं। और मुझे ईडी के इनसाइडर्स ने बताया है, अंदर के लोगों ने बताया, अफसरों ने बताया है कि मेरे घर पर जल्द ईडी की रेड पड़ने जा रही है। अब दोस्तों, खेल सिर्फ राहुल गांधी से शुरू और राहुल गांधी पर खत्म नहीं है। ईडी की इस बार की जो कार्रवाई है वो राहुल गांधी से शुरू हो रही है और पूरे हिंदुस्तान भर में इसका इंपैक्ट होने जा रहा है। बल्कि मैं कहूंगा शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी के अलावा इस देश में विपक्ष की नंबर 2 पार्टी, जी हाँ, सेकेंड बिगेस्ट पार्टी अपोजिशन में और 3rd बिगेस्ट पार्टी इन द कंट्री, समाजवादी पार्टी, वो भी निशाने पर है। और अखिलेश यादव के बेहद खास लोकसभा के डिप्टी लीडर बाबू सिंह कुशवाहा की भी घेराबंदी आज हुई। आज लखनऊ में बाकायदा ईडी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, बुलडोजर के साथ उसने धावा बोला बाबू सिंह कुशवाहा की एक जमीन पर, एक ऐसी जमीन जिसको लेकर कुशवाहा ने कहा है कि उस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब उत्तर प्रदेश से कुछ दूरी पर हिमाचल प्रदेश है, जहां कांग्रेस की सरकार है और इस कांग्रेस की सरकार को बार बार गिराने की कोशिशें हो रही। कभी विधायक तोड़ लिए जाते हैं, कभी इंडिपेंडेंट्स तोड़े जाते हैं, लेकिन सरकार गिर नहीं पा रही। इसलिए चाणक्य ने इस बार वहां ईडी का ऑपरेशन किया, बड़ा ऑपरेशन ईडी का। कांग्रेस के 2 प्रोमिनेंट लीडर, जिसमें एक एमएलए हैं और दूसरे ट्रेजरर हैं पार्टी के हिमाचल के, उनको ईडी ने घेरा है। जिसमें एक राजेश शर्मा हैं जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के करीबी बताए जाते हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि राजेश शर्मा के जरिए ईडी मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाह रही है। उसके बाद खेल शुरू होगा हिमाचल में। अगर आप महाराष्ट्र में आए, शरद पवार, जिन्होंने कुछ दिन पहले बहुत बड़ी बात कह दी थी और बहुत खुलकर कह दी थी। उन्होंने कहा था कि तड़ी पार, इस देश का एक तड़ी पार गृह मंत्री है। इशारा जो है सीधे अमित शाह की तरफ था। और उसके बदले में हुआ ये कि 24 घंटे के अंदर शरद पवार के जो ग्रैंडसन हैं, जो पार्टी चला रहे हैं आज, रोहित पवार, इनके जो करीबी हैं, उनके यहाँ छापेमारी हुई है, जिसमें बारामती और पुणे, बारामती शरद पवार का गढ़ है, पुणे के करीब, वहाँ पर छापेमारी हुई है। और उधर बंगाल में जहाँ ममता बनर्जी ने अभी हाल की एक मीटिंग में, जी हाँ, नीति आयोग की मीटिंग में, जहाँ सारे मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, वहाँ ममता बनर्जी ने जिस तरह से मोदी जी का अपमान किया, महफिल छोड़ दी, उसका बदला ये हुआ कि 24 घंटे के अंदर टीएमसी के नेता, सीनियर नेता अनीसुर रहमान और उनके भाई, उनकी गिरफ्तारी हो गई। पीडीएस स्कैम में जोड़कर उनकी गिरफ्तारी हुई। एक मैसेज दिया टीएमसी को कि थोड़ा संभल कर चलिए, ईडी सबके घर पहुंच सकती है। अगर आप बिहार देखें तो बिहार में विचित्र स्थिति है। नीतीश बाबू का साथ भी मोदी जी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं चाणक्य नीतीश बाबू को डरा भी रहे हैं।
नीतीश बाबू के करीबी आईएएस ऑफिसर क्या कुछ दिन छापा पड़ा था, जो खबर मैंने दिखाई थी, आप टाइमलाइन में देख सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है, बिहार की मीडिया पर अगर आप विश्वास करें तो 7 ऐसे अधिकारी हैं, 7 ब्यूरोक्रेट्स, 7 अधिकारी हैं, अफसर हैं जो नीतीश सरकार में करीबी हैं, नीतीश के करीबी हैं, जो निशाने पर हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी बख्शा नहीं जा रहा, उनको भी मैसेज दिया जा रहा है कि नीतीश बाबू आप भी थोड़ा होशो हवास में रहिए, कुछ भी हो सकता है, हमारे पास ईडी है, आईटी है। अब दोस्तों, पिछले हफ्ते भर में या 10 दिन में जो भी ईडी का एक्शन हुआ है, चाहे वो टीएमसी लीडर्स जो हैं बंगाल में उन पर एक्शन हुआ हो, उनकी गिरफ्तारी हुई हो, या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए जो खेल हो रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी के डिप्टी लीडर उनकी घेराबंदी हो रही है, या फिर सीधे सीधे राहुल गांधी पर ही अटैक है, उन्हीं के यहाँ छापा मारने की तैयारी। अगर इस तरह का इरादा है राहुल गांधी को, या मान लीजिए अखिलेश यादव को, या फिर शरद पवार के ग्रैंडसन को, या ममता बनर्जी के भतीजे को अगर जेल भेजने का इरादा है, तो क्या मोदी एक गलत नंबर डायल कर रहे हैं गलत वक्त पर? और क्या वो राहुल गांधी को जेल भेजकर मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे विपक्ष को, यहाँ तक कि नीतीश और नायडू बाबू को भी, कि ईडी जो है कुछ भी कर सकती है, कहीं भी पहुंच सकती है, किसी को भी जेल भेजा जा सकता है? क्या एक खौफ पैदा करना चाह रहे हैं, जिसे आप कह सकते हैं एक टेरर रिजीम, एक खौफ के साए में सरकार चलाने की कोशिश? क्या ऐसा कुछ है? या फिर मैं सीधे सीधे कहूं कि मोदी अगर राहुल गांधी या उनके जैसे बड़े नेताओं को विपक्ष के जेल भेजते हैं, तो फिर ये फैसला बूमरैंग कर सकता है, दांव उल्टा पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है फैसला। अब दोस्तों, आज 2 खास मेहमान हैं, क्योंकि बात मोदी और शाह की स्ट्रेटजी की है। ये जो आखिरी कॉल है, या एक आप कह सकते हैं लास्ट एफर्ट है मोदी और शाह का अपनी सरकार को चलाने और बचाने का, क्योंकि एक बहुत अहम सवाल है। और राहुल गांधी ने खुद कहा है कि उनके घर छापा पड़ सकता है किसी भी वक्त ईडी का। राहुल गांधी के इस बयान के बाद और मोदी और शाह के सेक्शन के बाद मुझे लगा कि ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा गेस्ट होना चाहिए जिसने मोदी के साथ काम किया हो, जो मोदी को करीब से जानता हो, जो मोदी के सरकार के भीतर रहा हो, सो दैट मोदी का माइंडसेट पता लगे, अमित शाह का माइंडसेट पता लगे। और आज एक खास मेहमान है जय नारायण व्यास, डॉक्टर जय नारायण व्यास, कई बार के कैबिनेट मिनिस्टर। मोदी की सरकार जब गुजरात में थी तो उसमें वो एक अहम मंत्री थे। मोदी के साथ उन्होंने बरसों काम किया, और कुछ लोग कहते हैं कि एक समय में डॉक्टर जय नारायण व्यास मोदी जी के फिलोसफर और गाइड भी थे। मोदी जी से 1-2 साल बड़े हैं, लेकिन अब मोदी जी से रिश्ते ठीक नहीं हैं। वो आज पैनल पर हैं, उनको मैंने आज इनवाइट किया, और साथ में उमाकांत लखेड़ा होंगे। इन दोनों को आप सुनिए, मोदी के माइंड को समझने की जरूरत है, वक्त आ गया है। लखेड़ा साहब, पूरी पार्लियामेंट में आज हंगामा था, संसद में हंगामा था, और यह हंगामा था कि साहब अमित शाह ने, मोदी जी के चाणक्य ने ईडी का बटन फिर दबा दिया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये जो बटन है पैनिक बटन दबाया है। ये जो बटन दबाया है अमित शाह ने, ये एक कहावत है, मरता क्या ना करता। जिस तरह से घेराबंदी हो रही थी बीजेपी की, उसको लेकर हिमाचल प्रदेश में छापे पड़ रहे हैं कांग्रेस पर, हरियाणा में कांग्रेस के विधायक पर छापा है, बंगाल में तृणमूल पर छापा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के डिप्टी लीडर पार्लियामेंट लोकसभा में बाबू सिंह कुशवाहा के यहाँ छापा है, बुलडोजर लेके ईडी पहुंच गई, छापा ही छापे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि छापा मेरे यहां भी पड़ने जा रहा है, मुझे भी ईडी घेरने जा रही है। तो ये जो ईडी का दौर वापस आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हम ये माने कि गेम हाथ से निकल रहा है, मरता क्या ना करता? 4 तारीख के बाद जो दरी खिसकी है पैरों से, जो जन समर्थन खिसका है, जो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रही है, उसके बाद ये जो ताजा जो मामला सामने आया है कि ईडी की रेड पड़ रही है, ये हताशा है, ये डर है, ये भय है, ये विपक्ष का डर है। विपक्ष को, मोदी एंड अमित शाह को विपक्ष का डर है। ये डर के मारे हो रहा है, जैसे कि भाई कहते हैं ना कि डर के मारे आप कुछ ऐसी हरकत करते हैं, हताशा में हरकत करते हैं जो
नेचुरल नहीं है, जो जिसके वाजिब वजह नहीं है, लेकिन आपको डर है तो सेल्फ डिफेंस में, एक सेल्फ डिफेंस में कुछ कार्रवाई करते हैं ना, एक्टिविटी दिखाते हैं, कर रहे आत्मरक्षा में। तो ये जो चीज है, ये डर के मारे, खौफ के मारे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। वर्चुअली मोदी एंड अमित शाह बोथ आर पुश्ड टू द वॉल। मैं आपको बता रहा हूं कि ईडी की जानकारी समय से पहले अगर मिल रही है, इसका मतलब ईडी में कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर बगावत के मूड में है। वो अलर्ट हो गए हैं कि हम गलत काम का विरोध करने के लिए लोग एजेंसियों के भीतर भी खड़े हो गए हैं। अदरवाइज कहां ईडी की जानकारी तो पहली बार मिली है, पहले तो नहीं मिलती थी। पहले तो ईडी आती थी 4 बजे 3 बजे रात को, आधी रात, और ईडी छापे मारती थी। आज ईडी इंफॉर्मेशन दे रही है, एडवांस में सर्कुलेट कर रही है इंफॉर्मेशन, बाईपास कर रही है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का जो ताना बाना है उसमें छेद होने शुरू हो गए हैं। अगर ईडी जैसी ऑफिसर लेवल पर, टॉप लेवल पर अगर इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, सरकार की रणनीति लीक हो रही है, स्ट्रेटजी लीक हो रही है, और सरकार अपने कदम और राहुल गांधी को पता लग रहा है, इसका मतलब ऑफिसर्स ने बगावत, रिवोल्ट, गलत काम करने से मना करने की शुरुआत हो रही है। और ये अच्छी है, ये अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक शुरुआत हो रही है, अच्छी बात है, इसके नतीजे निकलेंगे। और ये मैं बता रहा हूं कि ये जो ईडी को जो इस्तेमाल हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का श्री गणेश हो गया है। ऐसा मैं एकदम सही आपने कहा, एक बड़ी बात आपने कह दी लखेड़ा साहब, और इसीलिए कहते हैं कि साहब तजुर्बे का कोई सानी नहीं है, तजुर्बे का कोई जोड़ नहीं। आपने एक बड़ी बात कही कि पहली बार ईडी में ऐसा लगता है कि कुछ ईमानदार अधिकारी भी हैं। 100 में भले ही 10 हो, 100 में भले ही 5 हो, लेकिन कुछ ईमानदार अधिकारी हैं जिनका जमीर जागा है ईडी में, कि अब हम मोदी के कहने पे या अजीत डोभाल के कहने पे या अमित शाह के कहने पे अनाप शनाप पॉलिटिकल छापे नहीं मारेंगे। तो लखेड़ा साहब ये बता रहे हैं कि ऐसा उनको शक है कि ईडी से जो खबर राहुल गांधी तक पहुंची है, कुछ अधिकारियों का जमीर जाग गया है, एक तरह से बगावत कर दी। मैं एक सवाल व्यास साहब आपसे जरूर पूछूंगा, और क्योंकि आपने मोदी जी के साथ काम किया है, मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, मोदी जी आपको पॉलिटिकल गुरु भी मानते थे, अमित शाह ने तो आपके साथ काम किया है, तो अमित शाह को भी आप जानते हो, आप मोदी को भी जानते हो। मैं एक चीज पूछना चाहूँ, क्या मोदी भय की राजनीति करते हैं? आपने जो इतने बरसों से मोदी को देखा पर्सनली, हमने तो मोदी जी के साथ काम नहीं किया, ना लखेड़ा साहब ने काम किया है, ज्यादातर जो दर्शक सुन रहे हैं उन्होंने भी मोदी जी के साथ काम नहीं किया, आप ही ने काम किया है। तो साहब, क्या मोदी भय की राजनीति करते हैं? संक्षेप में जवाब चाहूंगा। मैं समझता हूं कि भय की राजनीति मोदी जी नहीं कर रहे हैं, मोदी जी भयभीत राजनीति कर रहे हैं। भयभीत मतलब मोदी जी डरे हुए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मोदी शाह डरे हुए हैं? आप उनकी भाव भंगिमा का थोड़ा भी विश्लेषण कर लेते हैं। नहीं, एक दो पॉइंट तो बता दीजिए साहब। व्यास साहब, आप तो मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं, एक आध मुझे पॉइंट बता दीजिए, ताजा पॉइंट, कि मोदी डरे क्यों लग रहे हैं आपको? आप देखिए, आप इनके भाव भंगिमाएं देखिए, इनकी बिहेवियर देखिए, बिल्कुल अननेचुरल बिहेवियर है। मतलब वो पार्लियामेंट नहीं आ रहे, राहुल गांधी का सामना नहीं कर रहे, ये डर है? कंफ्यूज हो जाते हैं, पार्टी की मीटिंग में भी आते हैं, फिर राजनाथ सिंह इनको रास्ता दिखाते हैं तो जाके कहीं बैठ जाते हैं नड्डा के बाजू में। उसका मतलब ये है कि कोई गहरी चिंता इन दोनों को अंदर से खा रही है। तो आप कह रहे हैं, बड़ी बात व्यास साहब, आप कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे से एक डर दिखता है, मोदी राहुल गांधी के को सामना नहीं कर पा रहे लोकसभा के अंदर। लोकसभा वो जा नहीं रहे, सदन में दिख नहीं रहे मोदी जी, बजट में भी नहीं दिखे वो। जब भाषण दिया, सरकार का रिप्लाई आया निर्मला सीतारमण का। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, मान लिया मोदी जी थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेशर में है क्योंकि बैसाखियों पे सरकार चल रही, ये जो छापे हैं ईडी के जो पड़ रहे हैं, ये अमित शाह का ब्रेन चाइल्ड है? आपको लगता है अमित शाह सोच रहे हैं और कर रहे हैं, या मोदी उनको एडवाइस कर रहे हैं, या दोनों सोच रहे हैं? मतलब मैं थोड़ा सा क्लैरिटी चाहता हूं आपसे। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ भी अमित शाह अकेले करते हैं तो वो गलतफहमी दूर कर लीजिए जी। जब क्या? तो वो गलतफहमी दूर कर लीजिए।
ओहो। भी होता है, जैसे भी होता है, जो भी होता है, सिवा उसको अफर्मेटिव नॉट मिल जाता है नरेंद्र मोदी का, तब तक कुछ नहीं होता। ये ओके। अमित शाह गृह मंत्री है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि अमित शाह जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने अपने आप में स्वतंत्र है करने के लिए, ना वो नहीं है। फिर बड़ी बात कह दी साहब आपने। अब सवाल है कि आपकी सारी बातें तो मुझे स्वीकार करनी होंगी। आप मोदी के कलीग रहे, मोदी के साथ आपने बरसों काम नहीं, किया, इसके तो नहीं, इसलिए आपकी बात तो माननी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि अमित शाह के डिसीजंस नहीं है, भले ही वो देश के होम मिनिस्टर हो, उनके हाथ में सारा सिस्टम हो गृह मंत्रालय से जुड़ा, लेकिन अमित शाह बिना मोदी के, आप कह रहे हैं, एक कदम नहीं बढ़ाते। इसका मतलब अगर मैं ये कंक्लूड करूं आपके कहने पर, फॉर्मर कलीग ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी मिस्टर व्यास सेज कि अमित शाह बिना मोदी के एक कदम नहीं आगे बढ़ाते, यानी इसका कंक्लूजन ये निकला कि मोदी के कहने पर रेड हो रही, ये जो छापेमारी चल रही है, फिर से एक्टिवेट किया गया ईडी को, ये मोदी ने करवाया, आप ये कह रहे हैं? देखिए, इसमें मैं शब्द बदलना चाहूंगा। आप मेरे मुंह में शब्द ऐसे नहीं रख सकते। मैं नहीं कहता मोदी ने करवाया, ये दोनों साथ में बैठ के तय की हुई साझा स्ट्रेटेजी है। अकेले मोदी ने भी तय नहीं किया है, अकेले अमित शाह ने भी तय नहीं। चलिए, मैं भी मैं भी थोड़ा निष्कर्ष अपना बदल दूं। आप ये कह रहे हैं कि मोदी की सहमति के बगैर अमित शाह कुछ नहीं करते, अमित शाह मोदी ने तय किया है, यानी अमित शाह अकेले नहीं करते, ये आपका फाइनल स्टेटमेंट है। गॉट द पॉइंट सर, गॉट द पॉइंट, कि दोनों की मिली भगत, इसीलिए हम गुजरात लॉबी कहते हैं। लखेड़ा साहब, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मोदी जी के मंत्री रहे कैबिनेट, ये कह रहे हैं कि साहब मोदी जी भयभीत हैं, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, और इसलिए एक बार फिर से उन्होंने ईडी को एक्टिवेट किया है प्रेशराइज करने के लिए। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को ईडी की छापेमारी करके मोदी डरा लेंगे? क्या अब विपक्ष डरेगा? अब ईडी का डर उतना है जितना साल भर पहले था, 2 साल पहले था, कि ईडी के डर से पार्टियां टूट जाती थी, एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, कर्नाटक में सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई, झारखंड में सरकार गिरते गिरते बची, पश्चिम बंगाल में ऐसी तैसी हो गई, कई मंत्री जेल में चले गए। क्या आज की तारीख में जब मोदी बैसाखी पर हैं, क्या ईडी का खौफ का असर होगा या ये बूमरैंग करेगा? देखिए, मैंने बताया ना कि 4 जून को जब नतीजे निकले थे, रिजल्ट निकले थे, उसके बाद और अब में बहुत ज्यादा पानी बह चुका है नर्मदा की नदी में, और यहाँ यमुना नदी जो दिल्ली से आती है। देखिए, 2 तरह का, मोदी एंड अमित शाह, इनकी जो भी चालें होती हैं, जो भी षड्यंत्र होते हैं, वो मल्टी डायमेंशंस होते हैं। मल्टी डायमेंशंस का मतलब पार्टी के भीतर लोगों को डराना, जैसे गुजरात में थे तो गुजरात में के भीतर लोगों को डराना, पार्टी के भीतर लोगों को डराना, पार्टी के बाहर लोगों को डराना, ये मल्टी डायमेंशंस गेम करते हैं। अभी जो सीन है कि ये फ्रेंडली मैच भी खेल रहे हैं। जैसे बिहार में रेड डाल रहे हैं, तो रेड क्या डाल रहे हैं? जो नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेट्स, फाइनेंस का इंतजाम करते हैं, नीतीश कुमार को ठेकेदारों से पैसा इकट्ठा करवाते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन, जी, वो सारी इंफॉर्मेशन इनके पास रेड एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में है। नंबर दूसरी बात, जो तोते में प्राण है, तोते में प्राण कहां है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एलईडी केसेस चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के तमाम तरह के केसेस चल रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है, इनकम टैक्स से लेकर के ईडी, सीबीआई, सारे चीजें चल रही हैं। अब इनको यह खतरा है कि अगर हम कोई ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू दरी खींच लेंगे। हालांकि चंद्रबाबू नायडू को कुछ लॉलीपॉप चटाया है इस बजट में, लेकिन चंद्रबाबू नायडू खुश नहीं है। तो मैंने इसीलिए बोला कि जो भी गेम करते हैं वो सीधा सपाट नहीं होता है, उसमें कई खोल होते हैं, और कई खोलों में चंद्रबाबू नायडू को इनडायरेक्टली भी डराने की कोशिश है कि महाराज, अगर आपने थोड़ा सा टच से मस किया। एकदम सही लखेड़ा साहब, तीर निशाने पर लगा। आपका ये कहना है कि मल्टी डायमेंशनल है इसके ऑब्जेक्टिव, यानी एक, मैं हिंदी करूं तो एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं मोदी। जैसे
बिहार में नीतीश कुमार के जो सबसे करीबी ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर, जो वहां के बिजली विभाग के प्रमुख थे, उन पर छापेमारी हुई। उसके बाद 6 से 7 ब्यूरोक्रेट, आज खबर है, बिहार में चर्चा हो रही है इस खबर पर, वहां पर बाकायदा डिबेट्स हो रहे हैं कि बिहार में 6 से 7 ब्यूरोक्रेट्स, 6 to 7 ब्यूरोक्रेट्स क्लोज टू मिस्टर नीतीश कुमार, वो भी रडार पे, उन पे भी छापेमारी हो सकती। तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी थोड़ा डराया जा रहा है। आप ये भी कह रहे हैं कि नायडू बाबू को भी मैसेज दिया जा रहा है, नायडू बाबू को भी मैसेज दिया जा रहा है कि भैया अगर बैसाखी खींचने की कोशिश करी उससे पहले जेल चले जाओगे। मैं जरा व्यास साहब के पास आ रहा हूं। व्यास साहब, क्या नीतीश कुमार और नायडू बाबू को भी मैसेज दिया जा रहा है? एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं, उनको भी डराया जा रहा है अप्रत्यक्ष तौर पे ईडी से। क्या मोदी इस तरह का गेम खेलते हैं? मोदी और शाह इस तरह का बिसात बिछा के गेम खेलते हैं, इस तरह का शतरंज खेलते हैं वो? मोदी का एक मुद्दे का कार्यक्रम है, कुर्सी बचाए रखो, सर सलामत पगड़िया बहुत। मोदी जी के लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। मोदी जी के लिए अपना एक ही है, जब पानी यहां तक आ जाएगी तब बच्चा नीचे होगा, बिल्ली ऊपर होगी, तो बच्चा भी यहां तक ही उनके साथ है, इसके बाद बच्चा नीचे होगा, बिल्ली ऊपर होगी। तो मोदी जी का जो 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 फंडामेंटल है बहुत क्लियर है, मेरी कुर्सी बचनी चाहिए, मेरी कुर्सी बचनी चाहिए। और मेरी मैंने इसीलिए किया कि अभी इनको एक भय भी दिल में, मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो एंट्री मार रहा है कि अगर मेरी ये हाल हो गई, जिस तरह के कांड हुए हैं, पेपर लीक से लेकर, रेलवे एक्सीडेंट से लेकर, बहुत से लेकर कई, यानी इलेक्ट्रल बॉन्ड, हाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर कई ऐसे हैं, अगर मेरी बारी आ गई तो। लखेड़ा साहब, लास्ट क्वेश्चन, समय हो रहा है, क्योंकि अगर मैं व्यास साहब से ऐसी परतें खोलता गया तो पता नहीं क्या क्या बोल जाएंगे, ये चैनल ही बंद ना हो जाए कहीं, करा दे तो मेरी वजह से नहीं होगा, अगर जी मैं चाहूंगा कि आपका चैनल, क्षमा चाहता हूँ, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, बल्कि उम्र में तो एक आध साल आप मोदी जी से भी बड़े हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ कुछ गलत बोल जाऊं। कभी किसी ने गलत शब्द नहीं रखा जी, न मैं गलत शब्द किसी का। लखेड़ा साहब, जी, लखेड़ा साहब, लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि राहुल गांधी ने कल जो ट्वीट किया, ईडी के कुछ अधिकारियों ने उनको बताया होगा, क्या अमित शाह अगर आज की स्टेज में राहुल गांधी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि पहले भी उनकी 55 घंटे पूछताछ हुई, कुछ हुआ नहीं राहुल गांधी का, क्या राहुल गांधी पर अगर छापा पड़ता है, ये एक गलत स्टेप होगा? इट विल बी अ रॉन्ग स्टेप, ब्लंडर होगा ये अमित शाह का? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस घटना में, और ये जो प्रोसेस ईडी की रेड का नया प्रोसेस अगर इन्होंने शुरू किया है, तो इसके पीछे इन्होंने कोई कॉन्क्रीट प्लानिंग की होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा राहुल गांधी के खिलाफ अगर एक्शन की शुरुआत है, तो ये ऐसे नहीं किया होगा, इन्होंने पूरा रोड मैप, ब्लूप्रिंट बनाया होगा, ताकि राहुल गांधी को फंसा के आप जेल में डालें और ट्रायल करवाएं। फिर उनका जो नया बंगला 5 सुनहरी बाग रोड मिला है, इनको क्या परेशानी है कि राहुल गांधी इनको छाती में मूंग दल रहे हैं, छाती में बैठ के पूछ रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के पूछ रहे हैं, और जब वो जवाब दे रहे हैं, वो जब रिप्लाई कर रहे हैं, तो आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है, फेस करने की हिम्मत नहीं है। तो इनके सामने आज जो सबसे बड़ा रोड़ा राहुल गांधी है, जो एक बड़े नेता के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में, संसद के भीतर और संसद के बाहर मोदी का जो पूरा रिजिम है उसको हिला के रख दिया उन्होंने, और वो गुजरात जाके बोल रहे हैं कि हम आपको यहां हराएंगे। तो ये जो धमकी, ये जो चैलेंज है, इसको फेस करने की स्थिति में मोदी और अमित शाह की जोड़ी नहीं है, इसलिए इन्होंने कोई षड्यंत्र रचा हुआ है, इतना मैं कह सकता हूं। समझ गया। आप कह रहे हैं कि मुखबिर और गवाह, इन सब से बयान दिला के कोई साजिश रची गई होगी, और उस साजिश के तहत राहुल गांधी को फंसाना चाहते होंगे। पिछली बार भी जब अडानी पर हमला बोला था राहुल गांधी ने,
तो उनको जेल जाने की नौबत आ गई थी, सजा मिल गई थी, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट से छूटे थे। इस बार जब मोदी पे हमला बोला है तो फिर हमें पिछली बार जैसा ये पार्ट 2 एक्सरसाइज अमित शाह मोदी की लगती, फिर से फंसाने की कोशिश। एक अंतिम सवाल पूछूंगा और मैं 1 या 2 लाइन में जवाब चाहता हूं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आंसर, बहुत संक्षेप में 1 मिनट में। व्यास साहब, क्या अमित शाह ने अगर राहुल गांधी पे जाल फेंक दिया, राहुल गांधी को दबोच लिया साजिश के ही तहत, तो क्या ये एक बड़ी गलती होगी इस वक्त जो राजनीति है देश की? जो भी डिसीजन है जिस समय लिया जाता है वो तार्किक है, इनका तर्क है कि ये होना सही, तो उसको सही या गलत तो उसको समय पुरवार करता है। तो जो डिसीजन की आप बात कर रहे हैं वो तार्किक है, अब समय का इंतजार करना होगा और सही था या गलत था उसको पुरवार। समय बताएगा कि अमित शाह का, अगर अमित शाह और मोदी मिलकर कोई कार्रवाई करते हैं, जिस तरह की षड्यंत्र की बात कर रहे हैं कि षड्यंत्र हो सकता है, व्यास साहब का कहना है कि समय ही तय करेगा कि वो सही स्टेप था, गलत स्टेप था। आज व्यास साहब आप आए और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आप जो मोदी के फॉर्मर कलीग रहे, आपने खोलकर बातें करी। एक चीज तो तय है व्यास साहब, आप बहुत ही का पाप नहीं था, ये बारी से आप क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैं बहुत ही बोल्ड आंसर्स आपने दिए। आई एम सो थैंकफुल कि आप बहुत खुलकर बोले और जो दर्शक हैं उनको लगा होगा कि भाई व्यास साहब जैसे भी नेता आज भी भारत में एग्जिस्ट करते। लखेड़ा साहब, आपने भी कुछ बहुत करीने वाली बातें कही। आपने कहा कि राहुल गांधी के लिए एक ये जाल बुना जा रहा है, साजिश का जाल बुना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी से अब आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत मोदी जी की नहीं है। लखेड़ा साहब आपका और व्यास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।